वेलकम टू गोप्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अकाउंट से यह टॉपिक रिलेटेड है और 11th क्लास के बेसिक अगर दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर कॉमर्स के स्टूडेंट को नॉलेज में होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ वर्ड्स हैं जिसे हमें जानना है, क्योंकि जब तक हम अकाउंट्स कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक इन शब्दों से हमारा रूबरू होना पड़ेगा या हम होते रहेंगे। इससे हमें इन शब्दों का हमें ज्ञान नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये अकाउंटिंग के 20 वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके क्या मतलब हैं। ये पार्ट 1 लेकर मैं आ रहा हूं और भी कुछ इसके बेसिक टर्म हैं जो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट है, पहला जो वर्ड है वह है एसेट्स, जिसे हिंदी में हम संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति क्या है? संपत्ति दो प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संपत्ति दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हम किसे कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स हम किसे कहते हैं? तो अस्थायी संपत्ति वह संपत्ति होता है जो किसी व्यवसाय में लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए, लंबे समय तक उसका यूज करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके या व्यवसाय को इस्टेब्लिश किया जा सके, व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके, इसलिए अस्थायी संपत्तियों को व्यवसाय में खरीदा जाता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल etc, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। हम बात करते हैं करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स क्या होता है? तो करंट एसेट चालू संपत्ति ऐसा संपत्ति होता है जो खरीदकर बेचने के लिए, मतलब बेचने के लिए खरीदा जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ऐसे संपत्ति जिसे हम एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष में उसे हम मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सके, मतलब 12 महीने के अंतर्गत उसे मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सके। जैसे इसके अंतर्गत आता है डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, स्टॉक आता है, कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। ये आपका करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट एसेट्स में भी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स होता है। तो वो लिक्विड और क्विक एसेट्स क्या है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि हमें आगे फिर इससे संबंधित हमें जानकारी लेना होगा या इससे संबंधित हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्विक एसेट्स का मतलब क्या है? जो करंट एसेट्स है उसमें से सिर्फ हम दो आइटम को हटा देते हैं। पहला आइटम क्या है? मैनेज कर देते हैं प्रीपेड और स्टॉक। जो प्रीपेड एक्सपेंस है, ये एडवांस है, जो उसको हटा देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को, और जो स्टॉक है उस स्टॉक को हटा देते हैं, और अदरवाइज जितने बचते हैं वो क्विक एसेट्स कहलाते हैं। क्विक एसेट्स का मतलब तरल संपत्ति का मतलब यहाँ पर ऐसे संपत्ति से है जिसे हम 6 महीने या 2-3 महीने के अंतर्गत ही उसे मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सके। जैसे कैश है, बैंक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इसे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस है उसे हम 6 महीने या हम नहीं बोल सकते हैं कि 3 महीने या शीघ्र ही उसको मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सके, इसलिए इसे लिक्विड एसेट्स में रखा गया है। क्लियर होगा? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स में भी दो प्रकार के एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है और इनटेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स वह संपत्ति होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका भौतिक स्वरूप होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर को हम छू सकते हैं, ठीक है। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सभी क्या है? फिजिकल, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक स्वरूप है।
तो इस प्रकार की संपत्ति को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, इसे हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं। तो यह एक ऐसा संपत्ति है जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जैसे क्या क्या है इसमें, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते। गुडविल हमारा एक रेपुटेशन होता है, तो उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, उसका मौद्रिक वैल्यू होता है, उसका एक वैल्यू होता है, तो इसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है? हर व्यक्ति का दायित्व होता है। तो जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय में जो स्वामी होते हैं उसके भी लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी या किसी भी फर्म व्यवसाय का भी लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पर ऐसा दायित्व से है, ऐसा दायित्व से जो दायित्व एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो, मतलब दीर्घकालीन समय के लिए। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं या डिवेंचर इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो उसे हम लॉन्ग टाइम तक पे करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक पे करते हैं। तो इस प्रकार का जो लायबिलिटीज होता है, जिसके अंतर्गत आपका शेयर आता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, जिसके अंतर्गत आपका शेयर आता है, डिवेंचर आता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मॉर्गेज लोन आता है। तो ये जो है ये आपका हो जाता है, ये आपका फिक्स्ड लायबिलिटीज है। क्या है? फिक्स्ड लायबिलिटीज है। अगर इधर हम बात करें करंट लायबिलिटीज का, तो करंट लायबिलिटीज क्या होता है? यह एक ऐसा दायित्व है जो एक वर्ष के अंतर्गत इसका भुगतान कर दिया जाए, है ना। जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, कोई अगर लेनदार है, किसी व्यक्ति से अगर हम उधार माल खरीदे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है। तो वो ज़्यादा दिन का मुहल्लत हमें दे नहीं सकता है, मुश्किल से 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या फिर 8-9 महीने, 10 महीने तक उसको पे कर देना होता है। मतलब एक वर्ष के अंतर्गत जिन देयताओं का या जिन दायित्वों का हम भुगतान करते हैं उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं, चालू दायित्व कहते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझे होंगे। जैसे इसमें आप बिल्स पेबल मैंने बताया, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारा चीज होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है? जब हम कोई व्यवसाय रन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार का खर्च होता है। तो उसमें 2 प्रकार का खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि व्यवसाय में कोई प्रॉपर्टी को खरीदने में हम खर्च करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, तो इन संपत्तियों पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब जो रेकरिंग टाइप का खर्च होता है, जो व्यवसाय में प्रत्येक दिन खर्च होता रहता है, जैसे रेंट पे किए, सैलरी दिए, और भी न्यूज़पेपर का पेड किए, स्टेशनरी है, ईटीसी, ये जितने प्रकार के खर्च हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम है। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब यहाँ पे होता है, इनकम भी 2 प्रकार का है, एक आपका कैपिटल इनकम है और एक रेवेन्यू इनकम है। कैपिटल इनकम का मतलब ऐसे आय से है, जैसे मान लीजिए जब हम कोई अस्थायी संपत्तियों को हम बेच देते हैं, मशीनरी को बेच दिए, प्लांट को बेच देते हैं, तो उस समय हेवी अमाउंट हमारे पास आता है, तो उस प्रकार का जो इनकम होता है वो कैपिटल इनकम कहलाता है। मतलब व्यवसाय के संपत्तियों को बेचकर जो धनराशि आता है उसे हम कैपिटल इनकम कहते हैं। रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या है? रेवेन्यू इनकम मतलब जो रेकरिंग टाइप का इनकम होता है, जो लगातार हमारे व्यवसाय में रन होता रहता है, जैसे कमीशन आया, इंटरेस्ट आया, तो ये सभी रेवेन्यू इनकम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर किसे कहेंगे? डेटर और क्रेडिटर का मतलब है कि जब मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति ए और बी है, ए ने बी को उधार माल बेचा, तो जब ए ने बी को उधार माल बेचा तो बी क्या है? ए के लिए डेटर है, देनदार है, और बी के लिए ए क्या है? क्रेडिटर है, लेनदार है। मतलब जिसे हमें रुपया देना है,
जिससे हमें रुपया लेना है वो हमारा डेटर हुआ, और जिसे हमें रुपया देना है उसका क्रेडिटर हुआ। जैसे किसी से हमें रुपया लेना है तो हमारा डेटर है, अगर हमें किसी को रुपया देना है तो हम उसका क्रेडिटर है। क्लियर होगा? इसको डेटर क्रेडिटर यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को हम शॉर्ट में समझते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। इसमें मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बी को उधार माल बेचा, मान लीजिए 10,000 का उधार माल बेचा, ठीक है, और बी का कहना है कि मैं अभी 10,000 देने के स्थिति में नहीं हूं, अर्थात ये मान सकते हैं कि उधार माल खरीदा जा रहा है। तो बी कहता है कि मैं अभी पैसे ना देकर मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दूंगा, तो 1 महीने का मान लीजिए समय लेता है। तो बी कहता है कि इसके लिए एक शर्त है, मैं आपको एक बिल लिख कर दूंगा जिसमें आपका साइन होगा, 2 बिल लिख कर दूंगा जिसमें आपका साइन होगा, और एक बिल मेरे को देना होगा, एक बिल आपको रखना होगा। तो जब ए जब बी को बिल लिखता है 2 बिल, और बी के पास जब भेजता है तो बी क्या करता है, दोनों बिल में साइन करके एक बिल अपने पास रख लेता है और एक बिल ए को दे देता है, ठीक है, ए को दे देता है। तो इसमें क्या होता है, जो ए के पास बिल आता है उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, और जो बी के पास होता है वो बिल्स पेबल होता है, क्योंकि जो बिल्स रिसीवेबल होता है बी के लिए करंट एसेट्स है, और ए के लिए करंट एसेट्स है, और जो बिल्स बी के पास बिल है वो बी के लिए बिल्स पेबल है, लायबिलिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल कब होता है, जब उधार लेन देन होता है। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति उधार माल बेचता है वो उधार खरीदने वाले व्यक्ति को बिल लिखा जाता है। तो जो बिल विक्रेता के पास आता है वो बिल्स रिसीवेबल होता है, जो क्रेता के पास होता है वो बिल्स पेबल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए या किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो हम धनराशि लगाते हैं, जो हम अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस अमाउंट को ही हम कैपिटल कहते हैं, क्योंकि बिना कैपिटल का, बिना पूंजी का हम कोई भी व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय चलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और आप 15,000 रुपए का निकासी कर लेते हैं, तो वहां पे आप 5,000 जो अधिक अमाउंट निकाले हैं, जो आपका माइनस में चला गया है, वही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कुछ केस में उसको दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे, जो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे है किसी भी व्यवसाय से अगर उस व्यवसाय का स्वामी जो प्रोप्राइटर है अपने निजी खर्च के लिए अगर कोई पैसा निकालता है, तो उस प्रकार के जितने भी खर्च होता है या जो पैसे वो विथड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अगर निजी खर्च के लिए कोई पैसा उस व्यवसाय का व्यवसाय निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लीजिए कि हमारे व्यवसाय में बहुत सारे खर्च हैं, अगर इस वर्ष का खर्च हम किसी व्यक्ति को नहीं दे पाते हैं तो वही खर्च नेक्स्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, या इस वर्ष आउटस्टैंडिंग हो जाता है, जो हम अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हम रेंट नहीं दे पाए 2 महीने का, तो 2 महीने का रेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बकाया हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सैलरी है, वो अगर नेक्स्ट ईयर का 2 महीने का या 1 महीने का सैलरी एडवांस मांगता है तो उसे हम एडवांस दे सकते हैं। तो अगर हम उसे 2 महीने 1 महीने का एडवांस देते हैं सैलरी, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस हम बोल सकते हैं, जो हम एडवांस उसको दे चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अर्जित आय से। मान लीजिए कोई धनराशि हम अर्जित कर लिए लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए बैंक में हमारा अमाउंट जमा है सेविंग अकाउंट में, उसमें इंटरेस्ट
हर दिन कैलकुलेट होता है, हर दिन कैलकुलेट होता है, लेकिन हमारे अकाउंट में किसी निश्चित डेट को क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कहीं ना कहीं जो हर दिन वो इंटरेस्ट बन रहा है वो वही एक्रूड इनकम कहलाता है, अर्जित आय कहलाता है। आशा करता हूं समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? बेड डेब्ट्स का मतलब है कि जब कोई देनदार, अगर किसी व्यक्ति का हम उधार माल बेचे हैं और वह व्यक्ति पैसा देने में असमर्थ होता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, पागलपन हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस केस में हम उस अमाउंट को बेड डेब्ट्स में डाल देते हैं, डूबत ऋण के रूप में उसको समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे है दिवालिया। दिवालिया हम किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति का संपत्ति लायबिलिटी की अपेक्षा कम हो जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति का लायबिलिटी संपत्ति से अधिक बढ़ जाता है तो उस केस में उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित अपने आप को कराना होता है, तो इसे ही हम दिवालिया कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 लाख संपत्ति है और उसका देनदारी 2 लाख का है, तो उस केस में वो क्या करेगा? पैसे पूरा दे पाएगा? 1 लाख तो नहीं दे पाएगा। उस केस में वो कोर्ट में जाकर अपने आप को दिवालिया घोषित करा सकता है, जिसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। वाउचर का मतलब क्या है? जब भी व्यवसायिक ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी लेन देन करते हैं तो जो भी हम पर्टिकुलर चीज खरीदते हैं उसके लिए हमें एक बिल जारी किया जाता है, एक वाउचर जारी किया जाता है, उस पत्र एक बिल जारी किया जाता है, उसी बिल को हम वाउचर कहते हैं, जो किसी प्रोडक्ट से संबंधित पूरी डिटेल जानकारी उसमें दिया जाता है, जिसे हम वाउचर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे व्यवसायिक ट्रांजैक्शन से है, व्यवसाय को स्टार्ट करने से लेकर जब तक व्यवसाय चलता है उसमें विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। मान लीजिए बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, सैलरी दिया, रेंट दिया, कमीशन आया, ये सभी क्या है? ट्रांजैक्शन है, लेन देन। इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री, जब किसी व्यवसाय में कुछ गुड्स, कुछ प्रोडक्ट अनसेल होते हैं या वो उस वर्ष में या किसी मंथ में नहीं बिक पाते हैं, तो जो भी स्टॉक बच जाता है, जो भी गुड्स, जो सामग्री बच जाता है, उसे ही हम स्टॉक कहते हैं या इन्वेंट्री कहते हैं। उसको हिंदी में हम स्कंध बोलते हैं, रहतिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे छूट है। छूट का मतलब यहाँ पे क्या है? जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो हमें छूट मिलता है, और जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो हम छूट देते हैं। तो छूट हमारे लिए इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। जब हम छूट देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और जब हमको डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम होगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप समझ में आया, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो इसे खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।